हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज जिस पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल थियरिस्ट को हम डिस्कस करेंगे ही इज जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल इस सदी का बहुत बड़ा नाम है। उनकी राइटिंग्स सर्जिकल शार्प हैं और उनकी पॉलिटिकल थियरीज बहुत विजनरी हैं। उनकी दो पॉलिटिकल थियरीज बहुत फेमस हैं, 1984 एंड एनिमल फार्म। दोनों भी नॉवेल की फॉर्मेट में हैं। आज जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज एनिमल फार्म। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो ब्रिटिश आर्मी बिकॉज ऑफ हिज लंग प्रॉब्लम ज्वाइन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने होम गार्ड ज्वाइन कर लिया। वो राइटर थे और फ्रीलांस अपनी सर्विसेज और राइटिंग्स न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को दिया करते थे। 1941 से 1943 में ही वर्कड एट बीबीसी लंदन और बीबीसी लंदन में वो इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग को संभाला करते थे। वो खुद एक लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस को मानते थे, लेकिन ही वॉज वेरी सस्पिशियस अबाउट कम्युनिज्म, स्पेशली उसका जो टोटलिटेरियन फॉर्म है। रशियन रेवोल्यूशन के बाद ये फॉर्म रशिया में और कई और जगहों पे दिखने लगा था। इसी को उन्होंने अपने लिटरेचर के जरिए सामने रखा। वो उन बहुत कम पॉलिटिकल थियरिस्ट में से हैं, बहुत कम राइटर्स में से हैं जिन्होंने अपने लिटरेचर का एक्चुअल इस्तेमाल किया जैसे कि लिटरेचर का इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज़ फॉर अ सोशल चेंज। उनका असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर है और जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम है। वो 1903 में इंडिया में पैदा हुए और उनके जो फादर थे वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे। एनिमल फार्म उन्होंने तब लिखी जब वो ट्राइब्यून मैगजीन के लिटरेरी एडिटर थे। इस किताब और किताब की पब्लिशिंग की भी अपनी एक हिस्ट्री है। जब ये उन्होंने किताब लिखी और कई सारे मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स को दी तो ये किताब रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट करने की इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी कि ये किताब डायरेक्ट रशिया के ऊपर और रशिया के रिजीम के ऊपर एक सवालिया निशान था, उसके ऊपर एक अटैक था और ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि रशिया जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसका दोस्त है और नया नया पार्टनर बना है उसको किसी तरह से ठेस पहुंचाई जाए। और वो ये समझते थे कि जॉर्ज ऑरवेल की ये किताब रशियन रेजीम पर एक अनवांटेड अटैक है, स्पेशली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, यूएस एंड रशिया ने अलाइन होकर नाजी जर्मनी के अगेंस्ट में रशिया ने फाइट किया और नाजी जर्मनी को डिफीट किया गया। अल्टीमेटली उनकी इस किताब को सीकर एंड वारबर्ग ने पब्लिशिंग हाउस ने 1945 में पब्लिश कर दिया। जॉर्ज ऑरवेल की ये किताब बहुत ही एंटरटेनिंग है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मूवी। आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत फन वाले अंदाज में, बहुत लाइट मूड में आप बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे। ये किताब बेसिकली तब लिखी गई जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद रशिया में स्टालिनिज्म ने अपनी जड़ें जमाई और इस किताब में वो कम्युनिज्म को एक फेलियर के तौर पर पेश करते हैं। जैसे ये किताब पब्लिश हुई, जॉर्ज ऑरवेल एंड हिज आइडियाज बिकेम इंस्टेंट हिट। इसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी दैट इज़ व्हाई आई राइट, मैं क्यों लिखता हूँ। और इस किताब में उन्होंने बताया कि उनके सोशल रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से वो लिखते हैं, उनका लिखने का अंदाज क्या है और किस तरह से लिखा जाना चाहिए फॉर सोशल चेंज। पॉलिटिकल राइटिंग्स एक आर्ट होती हैं और जॉर्ज ऑरवेल ये जानते थे कि मूवीज़ और कम्युनिकेशंस के इस नए दौर में इस आर्ट को कैसे पेश किया जाना चाहिए और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने इसको पेश भी किया। जो सेंट्रल थीम वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में जब अनरेस्ट होता है, जब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, जब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, तब रेवोल्यूशंस आते हैं। लेकिन रेवोल्यूशंस के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो काउंटर रेवोल्यूशंस होते हैं। ऐसी फोर्सेस वो काबिज हो जाती हैं और वो सारे रेवोल्यूशन के सारे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को ख़त्म कर देती हैं। और एनिमल फार्म इसी की एक कहानी है। एनिमल फार्म एक स्टोरी है जो शुरू होती है मैनर फार्म से। ये फार्म है जहाँ के ओनर है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स एक ह्यूमन है और इस फार्म में अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, या काउज हैं, हॉर्सेस हैं, पिग्स हैं और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं। इनको अलग अलग काम दिया गया है और इनका काम असाइंड है और फिक्स्ड है। जो ह्यूमन है मिस्टर जोन्स इन जानवरों से बहुत काम लेते हैं और इनको किसी तरह से अपने इस काम के बदले में जो सोशल रिलीफ होना चाहिए, इन्होंने जितना एंजॉय करना चाहिए या इन्होंने लाइफ को जितना जीना चाहिए वो उनको नहीं दिया जाता है। सारा प्रॉफिट्स ह्यूमंस ले लेते हैं और जानवरों के हिस्से में सिर्फ आती है पीड़ा। इन्हीं जानवरों में एक ओल्ड पिग होता है जिसका नाम होता है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर ये सारे अत्याचारों को देखता है और सारे जानवरों को
इस अत्याचारों के अगेंस्ट में वो अपनी एक थ्योरी देकर वो मोबिलाइज करता है एक रेवोल्यूशन के लिए, और वो अपना एक एजुकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ सारे जानवरों को डॉक्ट्रिनेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, और इस एजुकेशन वाले प्रोग्राम को कहा जाता है एनिमलिज्म। इस एनिमलिज्म को पढ़कर सारे जानवर जागरूक हो जाते हैं और रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाते हैं। रेवोल्यूशन होता है और अल्टीमेटली एक फाइनल बैटल के अंदर ह्यूमंस को एनिमल्स सारे डिफीट कर देते हैं। ह्यूमंस सारे वो फार्म छोड़कर भाग जाते हैं। अब उस फार्म पर जानवरों का कब्जा है। Ultimately somebody has to rule, so the pigs are in the ruling condition now. एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश हो गया है और इस नए ऑर्डर में दो इम्पॉर्टेंट पिग्स हैं जिनके नाम है नेपोलियन और स्नोबॉल। नेपोलियन एक बुली है और स्नोबॉल इज अ रियल पेट्रियट, ही इज अ रियल हार्ड वर्कर, ही इज अ रियल हीरो जिसने बहुत सैक्रिफाइसेस दी हैं, बहुत डेयरिंगली इस रेवोल्यूशन में उसने काम किया है। लेकिन ये जो बुली है नेपोलियन, ये अपनी एक गैंग तैयार करता है और इस गैंग के जरिए स्नोबॉल को बुली करता है, परसिक्यूट करता है, इंटिमिडेट करता है। इसकी वजह से स्नोबॉल तंग आकर मैनर फार्म छोड़कर भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है, अब सारा का सारा रूल नेपोलियन के हाथ में है। अब नेपोलियन के पास अपनी एक स्पेशल फोर्स है जो कि उसने कुत्तों से बनाई है। उसकी डॉग्स की एक स्पेशल फोर्स है जो सारे जानवरों पर टाइट ग्रिप रखती है, और वही रूल्स शुरू हो जाते हैं जो मैनर फार्म्स में पहले हुआ करते थे। एक रूलिंग ऑर्डर बदलता है, नया रूलिंग ऑर्डर आ जाता है, लेकिन अत्याचार का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे टाइम पास होता है, नई जनरेशन आती है और वो लोग जिन्होंने पुराना रेवोल्यूशन देखा था, वो जानवर जिन्होंने पुराना रेवोल्यूशन देखा था, वो बहुत थोड़े रह जाते हैं। लेकिन असली जो मीनिंग था रेवोल्यूशन का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। और जब ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो इक्वालिटी की बात से शुरू हुआ था कि सारे लोग इक्वल हैं। आज जब पिग्स रूल करते हैं, कुछ समय बाद ये इक्वालिटी का इक्वेशन फिर से चेंज होकर पुरानी वाली इक्वेशन पर चला जाता है और नया साइन बोर्ड इस मैनर फार्म में नज़र आने लगता है। और वो साइन बोर्ड रीड करता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल but some animals are more equal than the others. The political order changed, but the social conditions remained the same. Revolution was taken away by the counter revolution. यही वो पॉलिटिकल थियरी है जो जॉर्ज ऑरवेल अपनी एलिमेंट फार्म में देते हैं, और उन्होंने इस डीप पॉलिटिकल थियरी को बहुत ही रोचक कैरेक्टर्स जो जानवर की शक्ल में थे उनके जरिए से हमारे सामने पेश किया है। लिटरेचर लिखने के इस अंदाज को कहा जाता है एलेगोरिकल अंदाज, यानी तमसील जिसको हम कह सकते हैं, या रूपक अंदाज। यानी इस स्टाइल से पोयम, स्टोरी या कहानी लिखी जाए कि उसके मीनिंग के साथ साथ एक हिडन और डीपर मीनिंग उसके अंदर छुपा हो जिसको कि आप एक्चुअल में टारगेट करना चाहते हैं। और उनके इस लिटरेचर से ये अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है कि ये कैरेक्टर्स कौन हैं, और इसका लोगों ने अनुमान भी लगाया। ओल्ड मेजर जिसने कि रेवोल्यूशन की दावत दी, वो दरअसल में कार्ल मार्क्स हैं। नेपोलियन स्टालिन है, स्नोबॉल ट्रॉट्स्की हैं जिनको के देश छोड़कर भागना पड़ा था। मिस्टर जोन्स ओल्ड इंपीरियल रशियन रेजीम है जो रेवोल्यूशन से पहले थी, जिसको के नए रेवोल्यूशन ने, बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने उठाकर फेंक दिया। पिल्किंगटन एंड फेडरिक ये पड़ोसी फार्म्स हैं। एक बार मैनर फार्म में जब रेवोल्यूशन आई तो ये पड़ोसी फार्म्स में भी ये डिस्कशन शुरू हुई और यहाँ पर भी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, यहाँ पर भी हलचल होने लगी। ये जो पड़ोसी फार्म्स हैं, कहा जाता है कि ये नेबरिंग एलाइज हैं ब्रिटेन एंड अमेरिका। Pigs, they represent Stalin's bureaucracy and the dogs represent Stalin's secret police. और जो secret program of education इस मैनर फार्म में चलाया गया था, that is nothing but the doctrine of communism. इस किताब और किताब में पेश किए गए आइडियाज़ इतने पावरफुल थे कि दुनिया की हर टोटलिटेरियन रेजिम को इस किताब ने एक्सपोज किया, और ये किताब इसको एक्सपोज करती चली आ रही है। आज जॉर्ज ऑरवेल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ऑरवेलियन कह देना ही इस बात के लिए काफ़ी है कि आप ये कहें कि सामने वाली जो रेजिम है, ये जो अथॉरिटेटिव ऑर्डर है, ये रिप्रेसिव ऑर्डर है, टोटलिटेरियन ऑर्डर है, ये लोगों पर जुल्म करता है। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म में जो आइडियाज़ दिए थे, उन आइडियाज़ को उन्होंने अपनी नेक्स्ट नॉवल या नेक्स्ट किताब 1984 में अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स तक पहुंचाया। और बहुत सारे टर्म्स और फ्रेजेस ऑरवेल ने ऐसे दिए हैं जो आज अपने आप में एक कंप्लीट पॉलिटिकल स्टोरी को बयान करते हैं। 1984 उनकी जो किताब है, उसमें दिए गए ये पॉलिटिकल फ्रेजेस आज एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल यूजेज रखते हैं, जैसे कि बिग ब्रदर,
न्यूज स्पीड, थॉट पुलिस, डबल थिंक। ये है जॉर्ज ऑरवेल और उनकी पॉलिटिकल राइटिंग्स की पावर। आज हमने उनकी पॉलिटिकल थियरी और उनके पॉलिटिकल आइडियाज के एक हिस्से को डिस्कस किया है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये एजुकेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम आगे आने वाली इस पॉलिटिकल सीरीज में जॉर्ज ऑरवेल की जो दूसरे पॉलिटिकल आइडियाज हैं उनको जरूर डिस्कस करेंगे। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।